हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमने अभी तक शेयर कैपिटल तक पढ़ लिया है। अंश पूंजी का लेखा और अंश पूंजी के लेखे के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं हमने करीब 2022 से लगा करके 2017 तक के पिछले 5 वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अंश पूंजी के साथ में ही, जो उसी के इक्वल जो चैप्टर है ऋण पत्र। ऋण पत्रों का लेखा किस प्रकार से होता है तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा या आपको मालूम होगा कि अंश पूंजी यदि आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा तो ऋण पत्र उसी का एक 2 कॉपी है या उसी की प्रतिलिपि एक प्रकार से है। यदि हमें अंश पूंजी लेखा उसमें जर्नल एंट्री करते आती है कि अंशों का निर्गमन किस प्रकार से होता है, आवंटन किस प्रकार होता है, याचना किस प्रकार से मंगाई जाती है, उसकी जर्नल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती है। यदि अंश पूंजी की समस्त जर्नल प्रविष्टियां हमें सही तरीके से आती है तो ऋण पत्र हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अंश की जगह ऋण पत्र लिखना होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे कि ऋण पत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिबेट करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और साथ में इसके आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। देखिए, ऋण पत्र सबसे पहले तो दीर्घकालीन अथवा स्थायी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋण पत्र कैसा होता है? दीर्घकालीन होता है, ये पहली बात हमें ध्यान रखना है। दूसरा कि ऋण पत्र स्थायी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये अंग्रेजी के डिबेंचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन के डिबेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उधार लेना। सामान्य शब्दों में ऋण पत्र से हमारा आशय उस प्रपत्र से है जो ऋण का निर्माण करता है या ऋण पत्रों पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देय होता है। वे एक विशिष्ट अवधि के बाद शोधनीय होते हैं। कंपनी जो ऋण पत्र जारी करके ऋण लेती है उस पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना होता है और एक निश्चित अवधि के बाद ये शोधनीय होते हैं, मतलब एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों की राशि को लौटाना होता है। इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा द्वारा निर्गमित किया गया एक प्रलेख या प्रमाण पत्र है। कंपनी के द्वारा जारी किया गया ऐसा एक प्रलेख जिस पर कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा लगी होती है, जिसमें एक निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान के लिए और एक निश्चित तिथि पर ब्याज के भुगतान के लिए उल्लेख रहता है कि एक निर्धारित अवधि के बाद ये मूलधन की राशि और एक निश्चित तिथि पर ब्याज के भुगतान किया जाएगा, ऐसा एक स्पष्ट उल्लेख होता है। उसे हम बोलते हैं ऋण पत्र या ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण पत्र है। अब हम इसकी परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं दी है। जस्टिस चीफी ने परिभाषा दी है कि ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज और पूंजी की वापसी की शर्तें होती है और जो ऋण निर्माण करता है अथवा स्वीकार करता है। और भी परिभाषा, ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्राय धारक द्वारा प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र की परिभाषा, ऋण पत्रों में स्कंध, बॉन्ड तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल होती है, चाहे ये कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार के रूप में हो या न हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऋण पत्र। अब इस आधार पर यदि हम इसकी विशेषताएं देखें तो ऋण पत्र की विशेषताओं में पहला नंबर पर आता है ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण का एक प्रमाण पत्र है। कंपनी को जब दीर्घकालीन ऋण की जरूरत होती है तो कंपनी ऋण पत्र जारी करके ऐसा दीर्घकालीन ऋण लेती है, उसके बदले कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, तो ऋण का एक प्रमाण पत्र है। दूसरी विशेषता यह एक विशिष्ट व्यक्ति से लिए गए ऋण की स्वीकृति है ये। तीसरी विशेषता, इसमें ब्याज की दर निश्चित होती है। इसमें निश्चित समय अंतराल के बाद नियमित रूप से ब्याज के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है। जनरली ऋण पत्रों पर 6 माही ब्याज दिया जाता है।
एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्र की रकम को वापस करना होता है। अभी हम आगे देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो ऋण पत्र होते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद में ऋण पत्रों की राशि वापस करना होती है। यह रक्षित या आरक्षित हो सकता है। मतलब ऋण पत्र जब कंपनी लेती है तो अलग अलग प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। कुछ सुरक्षित ऋण पत्र भी होते हैं जिन पर कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी रखती है। इसके धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता। जैसे अंशधारी को कंपनी के मामलों में वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, ऐसे ही ऋण पत्रधारी को कंपनी के मामलों में मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये लेनदार होता है। इसका संबंध केवल ब्याज से है, मूलधन से। बाकी इसको कंपनी के मामलों से कोई लेना देना नहीं होता। रक्षित ऋण पत्र में बॉन्ड का स्थायी प्रभार या चल प्रभार हो सकता है। रक्षित ऋण पत्र मतलब जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं जिसमें कंपनी अपनी कोई संपत्ति को प्रभार के रूप में, गिरवी के रूप में रखती है। तो ये था हमारा ऋण पत्र और उसकी परिभाषा हमने देखी। अगला शब्द आ रहा है हमारे पास बॉन्ड, मीनिंग ऑफ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड शब्द क्या है, कई बार हमने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो विषय वस्तु और प्रकृति दोनों के संबंध में बॉन्ड ऋण पत्रों के समान ही होते हैं। मतलब ऋण पत्र के समान ही हम बॉन्ड को समझ सकते हैं। सामान्यतः बॉन्ड सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, लेकिन आजकल अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऋण की स्वीकृति के रूप में बॉन्ड निर्गमित करने लगी है। सामान्य रूप से सरकार ही बॉन्ड जारी करती थी, लेकिन अब अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऋण की स्वीकृति के बदले, जैसे ऋण लेने के बदले ऋण पत्र जारी किया जाता है, इसी प्रकार से ऋण लेने के बदले बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड और ऋण पत्र में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ऋण पत्र पूर्व निर्धारित ब्याज दर के साथ निर्गमित किए जाते हैं। जब भी अभी हम देखेंगे तो ऋण पत्र के आगे एक ब्याज की प्रतिशत दर लिखी हुई मिलेगी। 5% ऋण पत्र, 10% ऋण पत्र, 15% ऋण पत्र। मतलब जब ऋण पत्र निर्गमित होता है तो उस पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित होती है, जबकि बॉन्ड बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के भी निर्गमित किए जा सकते हैं। बॉन्ड पर ऐसी कोई ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती है, जैसे डिप डिस्काउंट बॉन्ड, उस पर किसी प्रकार के ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो अंश और ऋण पत्र। अब इस आधार पर यदि परीक्षा में अंतर आता है कि अंश किसे कहते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं, तो आप अधिकतम 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे भाग, तो अंश ये पूंजी का भाग होता है और ऋण पत्र ये कंपनी का ऋण होता है। स्वामित्व में अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। अवधि में अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त की जाती है और ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा दीर्घकालीन, मध्यकालीन पूंजी, इसमें भी पूंजी प्राप्त की जाती है, लेकिन ये अंशों से प्राप्त होती है, ये ऋणों से प्राप्त होती है। प्रबंध में अधिकार अंशधारियों को कंपनी के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं और इन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। लाभांश, अंशधारियों को लाभांश मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। ऐसे हम 4 पॉइंट कोई से भी याद करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और दिया है अंशधारी और ऋण पत्रधारी। जैसे वो अंश था और ऋण पत्र, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि अंशधारी और ऋण पत्रधारी में, तो वही का वही है, केवल आपको अंशधारी लिखना पड़ेगा, वहां अंश की जगह अंशधारी और यहाँ ऋण पत्र की जगह ऋण पत्रधारी। अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, ऋण पत्रधारी लेनदार होता है। अंशधारी को लाभांश मिलता है, ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है। अंशधारी को वोट देने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। बस ये बातें हमें उसमें लिखना है। आपको केवल वो धारी शब्द जोड़ना है जब भी दोनों में अंतर आता है, तो बाकी कुछ भी नया नहीं है। अब हम चलते हैं ऋण पत्रों के प्रकार की ओर। ओके हिमांशु, थैंक यू। चलिए, ऋण पत्रों के प्रकार में अब यहां पर हमारे सामने 5 प्रकार के ऋण पत्र दिए गए हैं, मतलब 5 आधार पर ऋण पत्रों को बांटा गया है। सबसे पहला अभिलेख या हस्तांतरण के आधार में रजिस्टर्ड और वाहक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर सुरक्षा के आधार में रक्षित, मतलब सुरक्षित और असुरक्षित। शोधन के आधार में शोध्य और अशोध्य।
परिवर्तनशीलता के आधार में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, और कूपन दर के आधार पर निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर। ऐसे यदि हम देखें तो 2, 4, 6, 8 और 10 ऋण पत्रों के यदि प्रकार देखने जाओगे तो आपको 10 प्रकार के ऋण पत्र मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र। वे ऋण पत्र होते हैं जिनके ऋण पत्र धारियों का नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में दर्ज होता है। जब कंपनी ऋण पत्रों की राशि लौटाती है तो उस समय उसी व्यक्ति को वो राशि लौटाई जाएगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में दर्ज होगा। ऐसे ऋण पत्रों को हम रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं या पंजीकृत ऋण पत्र कहा जाता है। दूसरा होता है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र का मतलब होता है ऋण पत्र भुगतान की अवधि पर जिसके पास होगा कंपनी के द्वारा उसी को ऋण पत्र की राशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब ऋण पत्र हस्तांतरणीय होता है, वो किसी को भी भुगतान के रूप में दिया जा सकता है, और जब शोध की जो तारीख आएगी, ऋण पत्रों के शोधन की तारीख के समय वो ऋण पत्र जिसके पास भी होगा, जो भी व्यक्ति उस ऋण पत्र को कंपनी के देखो, अब यहाँ पर आवेदन के साथ कुल राशि एकमुश्त प्राप्त होना, ऐसे सवाल कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, गणपति लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4012% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। पूरी राशि आवेदन पर दे थी। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें यथाविधि आवंटित किया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर 4012% ऋण पत्र है। एक ऋण पत्र 100 रुपये का है और सम मूल्य पर निर्गमित किया गया और समस्त राशि आवेदन पर एकमुश्त प्राप्त हो गई। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। आप लोगों ने कैसे किया होगा और यहाँ पर कैसा किया है, जैसे बैंक खाता डेबिट। तो बैंक खाता डेबिट हुआ है 4000 ऋण पत्र है और 100 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए राशि कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गई। 12% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाते से। अब यहां पर हम क्या लिख सकते थे, बैंक खाता डेबिट डिवेंचर टू 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र धारियों के खाते से, और इसी प्रकार से यहां पर होता 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। 12% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र खाते से। ये दो तरीके होते हैं। अब दोनों तरीके आपके सामने हैं। या तो आप ये भी ऐसा भी लिख सकते हो कि 12% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाते से, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 12% ऋण पत्र धारियों के खाते से। समझ गए? ये दो तरीके हैं। दो तरीकों में से आप कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं। बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र धारियों 12% ऋण पत्र धारियों के खाते से, 12% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट 12% ऋण पत्र खाते से। दूसरा तरीका बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाते से, और 12% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाता डेबिट 12% ऋण पत्र खाते से। ये जब राशि एक मुश्त प्राप्त होती है तब आप आवेदन और आवंटन भी लिख सकते हैं, या फिर ऋण पत्र धारियों के खाते को भी आप लिख सकते हैं। ये जब एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तब। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? बताइए, जो भी बच्चा ज्वाइन है, ये वाला जो क्वेश्चन जो था अभी मैंने जो बताया, ये क्लियर हुआ? किस प्रकार से एंट्री होगी जब एक मुश्त राशि प्राप्त होगी? ओके, हिमांशु को समझ में आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, वंशी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 10% ऋण पत्रों को 4% कटौती पर निर्गमित किया। अभी सम मूल्य वाला था कि 100 रुपए का ऋण पत्र 100 रुपए पर निर्गमित किया गया था। अब यहाँ पर 100 रुपए का ऋण पत्र है, वह
4% कटौती पर निर्गमित किया गया है, जिन पर पूरी राशि आवेदन पर देय थी। मतलब ये एक मुश्त वाले हम कर रहे हैं ना, तो सम मूल्य पर पहले निर्गमित किया गया, अब डिस्काउंट पर 4% कटौती पर। तो आप एक बात ध्यान रखना, कटौती हमेशा डेबिट होती है और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। क्या एंट्री होगी? बैंक खाता डेबिट, कितने ऋण पत्र हैं? बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाते से, या फिर हम लिखेंगे 10% डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब यहां कितनी राशि मिलेगी? 10 गुणित 100 मतलब ये कितना हो गया? 10 लाख रुपया हो गया। और 10 लाख रुपए में से 4% डिस्काउंट दिया गया, तो 10 लाख रुपए गुणित 4% डिस्काउंट कितना होगा? 10,000 गुणित 4 मतलब 40,000 रुपए का डिस्काउंट। कंपनी यदि 10% 4% डिस्काउंट दे रही है, मतलब कि 10 लाख में से 40,000 रुपए कंपनी को कम मिलेगा। तो यहाँ पर 10 लाख में से 40,000 कम मिलेगा, तो ये 9,60,000 रुपए ही बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक खाता डेबिट 9,60,000, 10% ऋण पत्र धारियों के खाते से। 10% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट 9,60,000 और ऋण पत्रों के निर्गमन पर पट्टा खाता डेबिट 40,000, 10% ऋण पत्र खाते से। जब एकमुश्त राशि प्राप्त होगी तब डिस्काउंट खाता क्या होगा? डेबिट। किसके साथ में होगा? ये 10% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाता डेबिट, या फिर 10% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट। मतलब कैसा लिखेंगे? ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट 10% ऋण पत्र खाते से। इस प्रकार से एक मुश्त राशि जब प्राप्त होगी और ऋण पत्रों का निर्गमन जब डिस्काउंट पर किया जाएगा, उस समय हमें इस प्रकार से एंट्री करना होगी। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? आपको यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि पहली एंट्री आप बैंक अकाउंट की करोगे, तो यहाँ पर कई बच्चे क्या कर देंगे कि 10,000 ऋण पत्र जारी किए गए हैं और 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, तो वो सीधा सीधा 10 लाख लिख सकता है। लेकिन आप 100 रुपए पर 4% डिस्काउंट है, मतलब 4 रुपए माइनस कर दो ना, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 100 रुपए नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 96 मिल रहा है। इसका मतलब 10,000 गुणित 96, तो सीधा सीधा आपको कितना मिल रहा है? 9,60,000 रुपए मिल रहा है। तो आपने 4% डिस्काउंट दे दिया, मतलब सीधा सीधा आपने 100 रुपए पर 4% मतलब 4 रुपए आपको नहीं मिले, 96 रुपए मिले। तो 10,000 गुणित 96 मतलब 9,60,000 रुपये आए। फिर जब आप इसका हिसाब दोगे तो आवेदन आवंटन राशि 9,60,000, डिस्काउंट दिया 40,000 और टोटल ऋण पत्रों की राशि हो गई 10 लाख रुपए। क्लियर है ये? समझ में आया डिस्काउंट वाला? सम मूल्य सिंपल एंट्री, डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट हो गया, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती खाता डेबिट। इस प्रकार से लिखना होगा। बताइए, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, के बाद प्रीमियम वाला दिया होगा। इसके बाद प्रीमियम वाला दिया है। देखो, शिवा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2,000 15% ऋण पत्र ओके थैंक यू। शिवा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2,000 15% ऋण पत्र 50% प्रीमियम पर निर्गमित किए। मतलब 100 रुपए का ऋण पत्र है, 50% प्रीमियम मतलब 150 रुपए पर निर्गमन किया। पूर्ण राशि आवेदन पर दे थी, 3,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब यहाँ पर जैसे हम कौन सा, जब जितने अंशों का निर्गमन किया जाता है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त होती थी, तो वो क्या कहलाता होता था? वो जैसे 10,000 अंशों का निर्गमन हुआ तो 10,000 प्राप्त हो गए। 10,000 की जगह 12,000 जब अंशों का आवेदन प्राप्त राशि होती थी, तो वह अतिरिक्त राशि होती थी जो कंपनी के द्वारा लौटा दी जाती थी। सेम यहाँ पर ये आ गया
कि कंपनी ने तो 2000 ऋण पत्र जारी किए, लेकिन 3000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए, मतलब 1000 ऋण पत्रों की राशि कंपनी के द्वारा रद्द कर दी गई, मतलब लौटा दी जाएगी। तो आवेदन राशि वापस कर दी गई। शेष आवेदकों की ऋण पत्र आवंटित किए गए। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करना है। कितने ऋण पत्र हैं? अब देखिए यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा प्राप्त होगा बैंक अकाउंट में। कंपनी ने तो 2000 ऋण पत्र जारी किए थे, लेकिन 3000 ऋण पत्रों पर राशि प्राप्त हुई 100 रुपए का ऋण पत्र, 50% प्रीमियम मतलब 150। 3000 गुणित 150। कंपनी ने 2000 ऋण पत्र निर्गमित किए, लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने ऋण पत्रों की आवेदन राशि आई? 3000 ऋण पत्रों की आवेदन राशि आई। तो 3000 गुणित और 100 रुपए का ऋण पत्र 50 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 150। तो ये कितना हो गया? 15 तिया 45, मतलब 4,50,000 रुपए प्राप्त हुए 15% ऋण पत्रधारियों के खाते से। 15% ऋण पत्रधारियों का खाता डेबिट होगा 4,50,000 से। अब ये 4,50,000 को आपको अलग अलग बांटना है। नंबर 1, 15% ऋण पत्र, मतलब ऋण पत्रों की राशि कितनी है? एक्चुअल राशि आपको लिखना पड़ेगी। आपके जो ऋण पत्र थे 2000 ऋण पत्र जो आपने जारी किए थे 100 रुपए वाले, तो आपके ऋण पत्रों की राशि हो गई 2 लाख। प्रीमियम राशि कितनी है? प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते से, तो 2000 ऋण पत्रों पर 50 रुपए की प्रीमियम राशि 1 लाख रुपए हो गई। और अतिरिक्त राशि को लौटाया जाएगा तो बैंक खाते से। तो 1000 ऋण पत्रों की 150 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आप क्या करोगे? लौटा दोगे। तो इस प्रकार से ये तीनों का जो टोटल होगा वो होगा हमारा 4,50,000 रुपए। क्लियर? तो प्रीमियम पर जब निर्गमन हो गए, तीनों सवाल हमने देख लिए। प्रीमियम राशि कहाँ हो गई? क्रेडिट हो। पहले सममूल्य वाला एक मुश्त, दूसरा डिस्काउंट वाला एक मुश्त, और तीसरा प्रीमियम वाला एक मुश्त। इसमें अतिरिक्त राशि भी आ गई, जिसको कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया गया? उसको लौटा भी दिया गया बैंक खाते से। क्लियर हो गया? ये तीनों प्रकार हमने देख लिए। यदि एक मुश्त वाला और एक मुश्त वाला ही सवाल आता है अधिकांश, यदि आप पिछले सालों के बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर उठाओगे, तो अभी मैंने जब अंश पूंजी लेखे में जो पिछले साल के पेपर करवाया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक मुश्त वाले सवाल हर साल आया ही है, बिल्कुल आता ही है वो। अब सिंपल वाला सवाल देखते हैं कि सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। आदित्य कंपनी लिमिटेड ने 10,000 ऋण पत्र प्रति 10 रुपए पर जारी किए, मतलब 10 रुपए का एक ऋण पत्र है और 10,000 ऋण पत्र जारी किए। इस प्रकार राशियां दे है 2 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 5 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पर। इसका मतलब 2 रुपए आवेदन राशि हो गई, 3 रुपए आवंटन राशि हो गई, कितनी हो गई? 5, और 5 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पर, तो टोटल हो गया 10। 10 रुपए राशि ऋण पत्र का मूल्य था और 10 रुपए कंपनी के द्वारा मांगे गए। सभी राशियां प्राप्त कर ली गई। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करना है। अब यहाँ पर कितनी प्रविष्टि होगी? 6। कितनी जनरल प्रविष्टि होगी? 6 जनरल प्रविष्टि होगी। 2 आवेदन की, 2 आवंटन की और 2 प्रथम और अंतिम याचना की। देखो, बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से 2 रुपए आवेदन राशि प्राप्त हुई। कितने ऋण पत्र थे? 10,000 ऋण पत्र थे। तो 10,000 गुणित आवेदन पर कितने पैसे मंगाया? 2 रुपया, मतलब ये 20,000। 10,000 गुणित 2 रुपए के हिसाब से, तो बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवेदन खाते से, आवेदन राशि प्राप्त। फिर ऋण पत्र आवेदन खाता क्या हो गया? डेबिट हो गया। ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से, आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में हमने ट्रांसफर कर दी, तो आवेदन राशि ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर। फिर आवंटन के लिए मांग करेंगे, तो ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, आवंटन पे हम कितनी मांग कर रहे हैं? 10,000 गुणित 3, तो 30,000 रुपए हमने मांग करी। ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से, और जब प्राप्त होगी तो यही राशि हमें बैंक अकाउंट में प्राप्त होने वाली बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र आवंटन खाते से। इसी प्रकार से प्रथम और अंतिम याचना पर हम कितनी याचना कर रहे हैं? 10,000 गुणित 5 रुपए की कर रहे हैं, तो 10,000 गुणित 5 50, और इतनी ही राशि हमें बैंक खाते में मिलने वाली है।
यदि सेकंड कॉल करते तो उसके लिए भी 2 प्रविष्टि ऐसी होती। ये तो अंश पूंजी वाला ही है। सेम आपको ऋण पत्रों की जगह क्या याद रखना है, अंश पूंजी वाला चैप्टर आप लोगों ने किया होगा, वो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो 2 आवेदन की, 2 आवंटन की और 2 प्रथम और अंतिम याचना की। कोई समस्या नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रीमियम वाला होगा। प्रीमियम वाला एक सवाल देख लेते, बता देता हूं। देखो, लोकेश लिमिटेड ने, अभी मैंने सममूल्य वाला बताया था, ठीक है। इसके पहले 3 प्रकार के हमने कौन से देखे थे, एक मुश्त वाले। अब ये सिंपल सवाल जो आ रहे हैं, पहले सममूल्य, अब प्रीमियम। लोकेश लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपए वाले 5,000 ऋण पत्र, 10% ऋण पत्र निर्गमित किए प्रति 10 रुपए प्रीमियम पर। मतलब 100 रुपए का ऋण पत्र है और उसे 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन किया, मतलब 110 रुपए पर निर्गमन किया। आपको मालूम है जो प्रीमियम राशि है वह आवंटन में शामिल रहती है, इतना ध्यान रखना। कंपनी के द्वारा आवेदन पे कितना मंगाया, 25 रुपए। आवंटन पे 45 रुपए मंगाया है, लेकिन इसमें प्रीमियम राशि शामिल है, मतलब 35 रुपए ऋण पत्र की राशि है और 10 रुपया प्रीमियम राशि है। तो टोटल हो जाएगा 45 और 40 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पर। तो हम कैसा जोड़ेंगे, 25, 35 और 40। तो 25 और 35 60 और 40 100 और 10 रुपए का प्रीमियम राशि। सभी राशियां प्राप्त हो गई। तो इसकी जनरल प्रविष्टि क्या होगी, देखो। सबसे पहले तो आवेदन राशि प्राप्त होगी। तो आवेदन राशि कितनी है, कितने ऋण पत्र है, 5,000 ऋण पत्र है। तो 25 रुपए आवेदन पर मंगाए तो क्या आएगा, 5,000 गुणित 25, 25 पंजे 125, मतलब 1,25,000 रुपए आवेदन पे प्राप्त हुई राशि। इसी आवेदन राशि को हमने ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर कर दिया। ये 2 एंट्रियां हो गई। इसके बाद आवंटन पे कंपनी ने कितने पैसे मंगाए, 45 रुपए मंगाए, जिसमें से 35 रुपए आवंटन के हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5,000 गुणित 45, तो पचम 25, बच्चों का 20 दो 22, 2,25,000 रुपया मांगे जा रहे हैं, जिसमें से आवंटन के कितने हैं, 5,000 गुणित 35 और या प्रीमियम के कितने हैं, 5,000 गुणित 10। तो 5,000 गुणित 10 ये हो गया, 5,000 गुणित 10 50,000, 5,000 गुणित 35 1,75,000 और 5,000 गुणित 45 2,25,000 रुपए। ये अलग अलग कर दिया। जब राशि प्राप्त होगी तो कितनी होगी, 2,25,000 रुपए प्राप्त होगी, मतलब प्रीमियम सही। तो बैंक खाता डेबिट, ऋण पत्र आवंटन खाते से 2,25,000 रुपए, क्योंकि आवंटन पे कंपनी के द्वारा ऋण प्रीमियम सहित राशि मांगी गई है, मतलब 45 रुपए में 35 रुपए ऋण पत्र के और 10 रुपए प्रीमियम के। प्रथम याचना पे जो बची हुई राशि थी 40 रुपए की, वो प्रथम याचना पे प्राप्त होगी, मतलब 5,000 गुणित 40, तो 2,00,000 रुपए। वेरी सिंपल है। तो सममूल्य वाला हो गया, प्रीमियम वाला हो गया। अब डिस्काउंट वाला, जैसे डिस्काउंट का आप लोगों को मालूम ही है, डिस्काउंट हमेशा क्या, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, देखो, ए लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपए वाले 8,000 ऋण पत्र 10% कटौती पर निर्गमित किए। 10% कटौती पर निर्गमन किया, मतलब 100 रुपए का ऋण पत्र उन्होंने 90 रुपए पर जारी किया। 10 रुपए आवेदन पे, 30 रुपए आवंटन पे और 50 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पे, मतलब 50, 30, 80 और 10 90 रुपए हो रहे, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट उन्होंने कहां पर दिया है, वह आवंटन पर दिया है। तो सबसे पहले तो बैंक में कितनी राशि आएगी, कितने अंश है, ऋण पत्र है 8,000 गुणित 10, आवेदन पे कितने मंगाए, 10 रुपया, तो 80,000 रुपए प्राप्त हुए, उसे हमने ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर कर दिया। फिर 30 रुपए उन्होंने आवंटन पे मंगाए, तो यहाँ पर 8,000 गुणित 30, 8 या 24 और
डिस्काउंट कितने का दिया, 8,000 गुणित 10, 80,000। टोटल जो राशि हो गई वो कितनी हो गई, 8,000 गुणित 40, 8 चक्कू 32, मतलब 3,20,000। ठीक है, 40 रुपए ऋण पत्र राशि होती है जिसमें 10 रुपए डिस्काउंट दिए गए हैं। यदि यहाँ लिखा रहता 30 रुपए के सामने कि डिस्काउंट सहित, तो हम 20 और 10 करते, लेकिन यहाँ उन्होंने, हमने जोड़ के देखा तो 50, 30, 80 और 10 90 हो रहे थे, मतलब 10 रुपए उन्होंने अलग बताए हैं। इसलिए 30 रुपए पूरे आवंटन पे मंगाए, 10 रुपए डिस्काउंट है, 40 रुपए टोटल ऋण पत्र राशि होगी। ये प्राप्त होगी तो कितनी प्राप्त हो गई, 8,000 गुणित 30 के हिसाब से 2,40,000 प्राप्त हो। फिर प्रथम और अंतिम याचना 50 रुपए की मांगी गई, तो 8,000 गुणित 50, 4,00,000 रुपए ये प्राप्त हो जाएगी। तो सम मूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट क्या होगा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती खाता, और प्रीमियम क्या होगा, ये क्रेडिट होता है। ये हमने तीनों प्रकार के सवाल देखे। तो आज की क्लास में हमने एक मुश्त वाले 3 सवाल देखे, और ऋण पत्रों का जो सामान्य रूप से निर्गमन, सम मूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला जो निर्गमन है, ऐसे तीनों प्रकार के देखे। कल में अब डायरेक्ट, अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2022 से लगा करके 2010 तक पिछले बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी ऋण पत्रों से रिलेटेड सवाल आए हैं, वो सारे सवालों को कल की क्लास में हम करने वाले, ताकि हम इसमें और बाकी फालतू के सवाल नहीं करने वाले, क्योंकि अंश पूंजी वाला जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, बस उसी की कॉपी यहाँ पर करना है। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो कल की क्लास में हम करेंगे 8 बजे। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम बताइए, रेडी? तो इस रात को 8 बजे तो हमारी क्लास अकाउंटेंसी की हमेशा से लगती आ रही है, अभी बीच में सर्दी होने के कारण क्लास नहीं ले रहा था मैं, लेकिन कल 8 बजे हमारी अकाउंटेंसी की लाइव क्लास रहेगी। मॉर्निंग में यदि रहती है तो 8 बजे ही रहेगी, 8 से 8:30 के बीच में हमारी क्लास यदि मॉर्निंग में रहती है तो, नहीं तो मैं उसकी जो क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए आप लोगों को टाइम से बांधना नहीं चाहता मैं मॉर्निंग में, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ स्कूल जाते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, कहीं कोचिंग जाते होंगे, इसलिए मॉर्निंग का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। इसलिए मैं सुबह का जो क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव जो अभी डाल रहा हूँ वीडियो, वो आप देख सकते हो, प्रश्न बैंक के, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, अकाउंट में भी और बिजनेस में भी, वो वीडियो आप देख सकते हो। और ऋण पत्र के जो इसके लिए तो लाइव क्लास शाम में रहेगी 8 बजे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड नाइट।